Good morning, students. Today we are going to start the next topic, that is the classification of WBC or white blood corpuscles. Actually, according to the basis of type of nucleus shape, it is of 5 types. Clear? And on the basis of granules which is found in cytoplasm, it is of 2 type, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte indicate that these WBC has granules in their cytoplasm, and agranulocyte, that means there is no granules in the cytoplasm. Granulocytes are of 3 type according to your or on the basis of stain. Which type of stain they can receive, it decided the type of the WBC. Actually, acidic stain, then when the WBC is stained with acid stain like eosin, then the WBC is called eosinophils. And when the WBC stained with basic stain, they are called basophils. And the WBC which stained with acidic as well as basic stains, or they are neutral, then they are called neutrophils. Eosinophils has 2-lobed nucleus, basophil has S-shaped nucleus, and neutrophil has many-lobed nucleus. A granulocyte has 2 type of cell, monocyte and lymphocyte. Monocyte they are found 5.3%, and the lymphocyte which are actually formed as antibody, or they attack the pathogen, they are called lymphocyte, and they are of 2 type, B lymphocyte and T lymphocyte. And this is the chart which shows the difference of these type of WBC. This is the percentage in the found in the blood, and this is the size ranges and न्यूक्लियस जैसे इसमें मल्टी लोब्ड, यहाँ पे मैंने बताया एस शेप्ड, बाई लोब्ड, किडनी शेप्ड, राउंडेड. साइटोप्लाज्मिक जैसे अभी बताया न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, या और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ग्रेन्यूल्स मैंने भी बताया एब्सेंट है या नहीं है. और लाइफ स्पैन, तो ये टेबल आप लोग अच्छे से समझ करके याद कर लेंगे. इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग. तो ब्लड क्लोटिंग सभी जानते हैं क्या होता है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लेटलेट्स पढ़ा था, और ये WBC का जो क्लासिफिकेशन था बाय मिस्टेक रह गया था, तो इसीलिए मैंने पहले वो कराया. तो आज हम लोग ब्लड क्लोटिंग करेंगे, और ये ब्लड क्लोटिंग के लिए ही प्लेटलेट्स जो है रेस्पॉन्सिबल हैं. तो ब्लड क्लोटिंग एक बहुत वास्ट प्रोसेस है, और बहुत डिटेल में मैंने लिखा हुआ है. इतना डिटेल में शायद NCERT में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन ब्लड कोगुलेशन, तो उन्होंने 13 फैक्टर जो हैं वो बताए हैं जो एक ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. तो इनके मैंने नाम और उनकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है कि वो कहाँ बनते हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं. तो जैसे फाइब्रिनोजन है वो लीवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर में ही बनेगा. थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम है, और ये कब रिलीज़ होता है, जैसे ही प्लेटलेट डैमेज होते हैं, उन डैमेज प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम रिलीज़ होता है. कैल्शियम आयन, तो ये सभी को आपको पता है, ये हमारी प्लाज्मा वगैरह में होते हैं, और ये एक्टिवेट कर देते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को. लेबाइल भी बोलते हैं इसको, और प्रो एसिलरेशन भी बोलते हैं. इट इज़ फॉर्म इन लीवर. एंड एसिलरिन या हाइपोथेटिकल, ये जो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, ज़्यादातर बुक्स में 12 फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर 13 फैक्टर इसलिए लिखे गए हैं कि ये हाइपोथेटिकल है. इसको अभी किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक इस टाइप का एक जो है फैक्टर बीच में है. दूसरा है स्टेबल कह सकते हैं, और से प्रो कन्वर्टिंग बोलते हैं, ये लीवर में बनता है.
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और ये जो है इसको AHF बोलते हैं। और यही जो फैक्टर है अगर किसी की बॉडी में नहीं बनता किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, या इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो डिसीज़ होती है उसको हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए और बी और सी 3 तरह की होती है। बेसिकली तो ए और बी ही आपको बुक में मिलेगी। अच्छा, दूसरा है क्रिसमस फैक्टर, या इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से, जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी हो जाती है। यानी कि अगर ये 2 फैक्टर इतने ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं है तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हीमोफीलिया नाम की जो ये डिसीज़ है इसका क्या मतलब है। जिसको ये हीमोफीलिया हो जाता है बेटा, तो उसको क्या होता है, उसका ब्लड कभी क्लोट ढंग से नहीं करता। उनको छोटी से छोटी इंजरी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, अपने आप से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड नहीं रुकता, और कई बार क्या होता है जो है पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो हीमोफीलिया है, क्योंकि इसमें पूरे प्रोसेस में 12 के 12 फैक्टर या 13 फैक्टर यूज़ होने वाले हैं। अगर कोई एक फैक्टर कम हो जाता है तो क्लोटिंग नहीं होती। दूसरा है स्टुअर्ट, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, और ये लीवर में बनता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये जो है इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी हो जाता है। अच्छा, हेजमैन और सरफेस, तो ये जो है ये एक्टिवेटेड होती है ऑन कांटेक्ट विद स्किन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये टोटल थे 13 फैक्टर जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसमें आपने समझना है जो ब्लड क्लोटिंग है ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो है बहुत सारे स्टेप में, और जो है एक कॉम्प्लेक्स एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। पहली बात तो अगर हमें कहीं कोई कहे कि ब्लड कोगुलेशन को आपने जो है डिफ़ाइन करना है, तो ब्लड कोगुलेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड, जिसमें लिक्विड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड जेली, जिसको हम कोगुलम भी बोलते हैं। तो टोटल जो हमारा ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिक एक्टिवेशन, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन। यानी कि सबसे पहले जब भी ब्लड क्लोटिंग होती है तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिक एक्टिवेशन होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फाइब्रिन है ये मोनोमर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन के बाद फाइब्रिन का थ्रेड बनाएंगे, और इन थ्रेड से एक नेटवर्क बन जाएगा, एक बहुत बारीक सा नेट बनेगा, जिसमें आकर के ब्लड की और जो हमारी स्किन की डैमेज सेल है वो आकर के ट्रैप हो जाती हैं, और इससे फिर क्लोट बन जाता है। तो ये जो पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बिक एक्टिवेशन का, यानी कि थ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बनता है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और इसमें 2 पाथवे यूज़ हो सकते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक। इसको मैं थोड़ा डिटेल में अभी आपको बता रही हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये कि जो पूरे ब्लड क्लोटिंग का सबसे पहला स्टेप है। तो इसमें 2 हो सकते हैं कारण, पहला एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक का मतलब है कोई बाहर के कारण की वजह से, यानी कि क्या हुआ कि बाहर से बॉडी जो है इंजर्ड हुई, और उसके इंजर्ड होने से उस टिश्यू में जहाँ वहाँ पर जो ब्लड था, तो वो जो टिश्यू था, जो डेड टिश्यू था, तो वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, वो रिलीज़ हुआ उस इंजर्ड टिश्यू से, और जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है वहाँ पर ब्लड का 7th फैक्टर की प्रेजेंस में जो इनएक्टिव 10th फैक्टर था ब्लड के अंदर,
और कैल्शियम की प्रेजेंस में। 3 चीज़ों की प्रेजेंस हो गई है, कैल्शियम, 7th फैक्टर, और जो इंजर्ड टिश्यू ने रिलीज़ किया है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसकी वजह से जो इनएक्टिव 10th जो हमारा प्रोटीन थी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, एक्टिव 10th में। तो ये एक्टिव 10th क्या करता है, 5th फैक्टर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कहीं इंजरी होती है, यानी जब हमारी ब्लड वेसल इंजर हो जाए, और जब ब्लड वेसल इंजर होती है और जो ब्लड है, ब्लड जैसे ही स्किन को टच करता है, जब इंजर्ड होएगी तो बाहर की जो लेयर है उसको टच करेगी, जैसे ही टच होता है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है हमारी सबसे बाहर वाली लेयर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो वहाँ पर वो जो कोलेजन फाइबर से जैसे ही ब्लड का कांटेक्ट होता है तो एकदम से क्या होगा, जो आपका 12th फैक्टर है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव 12th फैक्टर फिर 11th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, 11th फैक्टर फिर 9th को एक्टिव करेगा, 9th फिर 10th को, और जैसे यहाँ पे आपने देखा था जो 10th है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया है। अब क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है अपने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में और 4th फैक्टर की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और फाइब्रिन जो है वो मोनोमर है, और ये जो है 13 फैक्टर की प्रेजेंस में यहाँ पर फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और पॉलीमराइजेशन की वजह से फाइब्रिन का थ्रेड बन जाएगा। और ये थ्रेड कैसे, इस तरह से बहुत सारे थ्रेड मिल करके ये नेटवर्क बना लेंगे, और उसमें बहुत सारी डैमेज सेल आ करके फंस जाएंगी, और वहाँ से जो है ब्लड है जो ब्लड का जाना आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोटिंग की फॉर्मेशन होती है। तो आज मैंने आपको ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताया। जैसे तो मैं अब इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोगुलेशन के इतने फैक्टर हैं तो ये भी हो सकता है, जैसे ब्लड अगर चल रहा है बॉडी के अंदर, अगर वो बाय द वे जो क्लोट हो जाए, अगर क्लोट हो जाएगा तो हमारी तो डेथ हो जाएगी। इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटी कोगुलेंट हमेशा होते हैं, और ये तभी जो कोगुलेंट है वो तभी, जो कोगुलेंट फैक्टर है जो 13 फैक्टर हमने पढ़े हैं अभी, वो तभी एक्टिवेट होंगे जब इंजरी होगी। अदरवाइज़ जैसे हिपेरिन है जो नेचुरल है हमारी ब्लड के अंदर, तो ये हमेशा एक्टिव रहता है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को स्टॉप करता है। तो जो हिपेरिन है ये मास्ट सेल होता है, तो मास्ट सेल से सिक्रीट होती है, और ये केमिकली हिट्रोपोलीसेक्राइड है, और इसकी वजह से हिपेरिन के होने की वजह से क्या होता है, एक एंटी थ्रोम्बिन जो एक हमारा जो 3rd टाइप का जो फैक्टर है वो इफेक्टिव हो जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से थ्रोम्बिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जिससे हमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है कोगुलेशन का। ये कुछ जो नेचर में मिलते हैं वो है, जैसे हीरोडिन है। हीरोडिन नाम का एक केमिकल होता है जो लीच होती है ना उसके सलाइवा में होता है। जब लीच किसी एनिमल पे अटैक करती है तो हीरोडिन उसके सलाइवा में होता है, तो ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए उसके अंदर, और या क्योंकि वो ब्लड पे सर्वाइव करती है तो इसीलिए ये इसके अंदर हीरोडिन होता है। एक वॉरफेरिन होता है। वॉरफेरिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है, इसको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और ये इसको लेने से क्या होता है, 2nd, 7th, 9th और 10th फैक्टर की फॉर्मेशन रुक जाती है ब्लड में, और जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग रुकती है। लोवर्स पोटेशियम आयन इफेक्टिवनेस, और जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन है उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। एक होता है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने मेटालिक आयन्स है, बेसिकली कैल्शियम आयन, तो वो क्या करते हैं उसके साथ बाइंड कर लेते हैं, और जैसे ही बाइंड होते हैं, आपने अभी प्रोसेस पढ़ा उसमें जो कैल्शियम आयन है उसका बहुत बड़ा रोल है ब्लड क्लोटिंग में। तो जब अगर ये बाइंड ही हो जाएंगे
तो क्या होगा, फिर इनका ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल में आता है सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट, और एक बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत सुना हुआ है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। ब्लड एट लो टेम्परेचर, अगर ब्लड को बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं तब उस वक्त उसमें प्रेजेंट जितने एंजाइम्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते, जिससे ब्लड को क्लोटिंग से बचाया जा सकता है। यानी कि जो मैंने आपको एंटीकोगुलेंट पढ़ाया है, इसका ये मतलब है कि ये वो केमिकल हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से क्या है ब्लड का क्लोटिंग को रोक सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।